नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 9 पन्नों की इतनी लंबी यह रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में 2014 के पहले अगर छपी होती तो कितना बवाल होता। क्या आप जानते हैं कि हजारों शब्दों की इस रिपोर्ट में अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों को लेकर कितने गंभीर खुलासे किए गए हैं और इन खुलासों को दबा दिया गया। क्या आप जानते हैं कि 9 पन्नों के हर पैराग्राफ में जो जानकारी दी गई है वो अडानी के ताकतवर होने और उनकी ताकत के सामने सिस्टम के दंडवत होने की गवाही देते हैं। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक अडानी को पावर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए खुद पीएम मोदी ने वहां की सरकारों से सिफारिश की थी। इन 9 पन्नों में कई ऐसी जानकारियां हैं, कई ऐसे खुलासे हैं जो आपको हैरान करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अडानी इस देश में एक ऐसा कोल पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं तो हमारे हिस्से में आएगा, लेकिन वहां बनने वाली बिजली सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी देश को जाएगी। क्या आप जानते हैं कि भारत की जमीन पर पावर प्लांट लगाकर बांग्लादेश को कई गुना महंगी बिजली देने का ठेका अडानी को पीएम मोदी की मेहरबानी से मिला है? क्या आप जानते हैं कि झारखंड में अडानी का ऐसा पावर प्लांट बनकर तैयार है जिसे टैक्स फ्री जोन का दर्जा देने के लिए मोदी सरकार ने सारे कायदे कानून नियम बदल दिए थे? क्या आप जानते हैं कि जिस कोल पावर प्लांट से हमारे देश के किसी एक भी आदमी को एक भी यूनिट बिजली नहीं मिलेगी, उस प्लांट को चालू कराने के लिए मोदी सरकार ने कैसे एड़ी चोटी एक कर दिया था? क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अडानी से महंगी बिजली इसलिए खरीदने का फैसला किया ताकि मोदी जी हैप्पी रहे और बांग्लादेश पर मेहरबान रहे? यह भी इन 9 पन्नों में दर्ज है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में अडानी से इस डील को लेकर बवाल और सवाल उठ रहे हैं कि जिस बांग्लादेश में पीक डिमांड से 40% बिजली ज्यादा सप्लाई पहले से है, वहां अडानी से कई गुना ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदने का फैसला क्यों हुआ है? क्या आप जानते हैं कि अडानी के शेयरों में तबाही होने के बाद, बाजार में औंधे मुंह गिरने के बाद अब बांग्लादेश में बेचैनी बढ़ी है कि कैसे अडानी से डील पर रीनिगोशिएशन किया जाए? क्या आप जानते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार की हजारों शब्दों की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के बाद भी अडानी की सेहत पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? यह सब आप जानेंगे भी कैसे अगर यहां का मीडिया आपको कुछ बताएगा नहीं तो आज आपको हम 9 पन्ने की इस रिपोर्ट में किए गए खुलासे के बारे में बताएंगे। गौर से सुनते जाइए और अपनी हैरानी का लेवल बढ़ाते जाइए। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि अडानी की कंपनियों के शेयर लगातार जिस ढंग से धराशायी हो रहे हैं, उसके बाद से बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में भी अडानी के पावर प्रोजेक्ट को लेकर उन्हीं देशों से सवाल उठने लगे हैं। अगर मामला गंभीर हुआ तो अडानी के लिए एक और नया संकट दूसरे देशों से पैदा होगा। आज के द हिंदू अखबार में इस बारे में एक विस्तार से खबर छपी है, पहली हेडलाइन के तौर पर। हालांकि हिंदू की इसी रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि आर्थिक वजहों से अडानी के प्रोजेक्ट को अगर इन देशों में कोई झटका लगता भी है तो इससे सरकार के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सरकार वैसे भी कह रही है कि जो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अडानी पर इतना फर्क पड़ गया कि उनकी हैसियत आधी हो गई, 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए, लेकिन सरकार मानती है कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इंतजार करेंगे। अब वापस लौटते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट पर। वॉशिंगटन पोस्ट ने 9 दिसंबर 2022 को, यानी करीब 2 महीने पहले, एक रिपोर्ट छापी थी। वॉशिंगटन पोस्ट के इंडिया ब्यूरो चीफ गैरी, सीनियर रिपोर्टर नेहा मसीह और अनंत गुप्ता की इस खोजी रिपोर्ट में मोदी से अडानी के रिश्ते और इन रिश्तों की वजह से अडानी को मिले एक पावर प्रोजेक्ट के बारे में कई खुलासे किए गए। बार बार इसलिए 9 पन्ने की ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं और बार बार वॉशिंगटन पोस्ट का नाम ले रहा हूं, क्यों वो आगे बताऊंगा।
पता नहीं आप में से कितने लोग इस बारे में जानते हैं, और जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अडानी के लिए बीजेपी सरकार कैसे रेड कारपेट बिछाकर उनकी कंपनियों को फायदे पहुंचाती है या फायदे पहुंचाती रही है। नियमों को बदल दिया जाता है। कोई बड़ा अधिकारी भी रास्ते में अगर कांटा बनता है तो उसे हटाकर दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्य के सीएम कैसे अडानी साहब के धंधों की राह में आने वाले कांटों को जड़ से उखाड़कर फेंक देते हैं। इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा लग जाएगा। गौर से सुनिए। जो मैं बताने वाला हूं ज्यादातर वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से है। सहूलियत के लिए मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया है, बीच में मेरे कुछ कमेंट है, लेकिन तथ्य इसी रिपोर्ट से। तो इसके अनुवाद को शुरू करते हैं। लिखा है कि हकीकत तो यह है कि गोड्डा झारखंड में बनने वाले पावर प्रोजेक्ट से भारत के किसी नागरिक को कोई फायदा नहीं होगा। यहां जो भी बिजली पैदा होगी वो प्रीमियम रेट पर अडानी ग्रुप की तरफ से पड़ोसी देश बांग्लादेश को बेची जाएगी। ऐसे बांग्लादेश को यह बिजली बेची जाएगी जो पहले से भयंकर कर्ज में डूबा है और जिसके पास पहले से सरप्लस बिजली है। अनुवाद में बता रहा हूं। दस्तावेज बताते हैं कि इससे ज्यादा बिजली की जरूरत बांग्लादेश को है ही नहीं। बांग्लादेश को पीक डिमांड के वक्त भी जितनी बिजली की जरूरत है उससे 40% ज्यादा बिजली की आपूर्ति वहां पहले से है। वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ साफ लिखा है कि बांग्लादेश के लिए झारखंड के गोड्डा में बन रहे इस पावर प्रोजेक्ट से सीधा सीधा फायदा पावर कंपनी के मालिक गौतम अडानी को होगा, जो भारतीय अरबपति हैं और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के मुताबिक कोल पावर प्लांट्स और कोल माइनिंग सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इस प्रोजेक्ट को अडानी के मन मुताबिक मंजूरी देने के लिए मोदी सरकार और झारखंड की बीजेपी सरकार ने कई नियम बदल दिए। जैसे जैसे अडानी चाहते थे वैसे वैसे फैसले होते गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में अडानी पावर प्लांट की यह स्टोरी इस बात का सबूत है कि कैसे भारत में राजनीतिक सत्ता कोयला सेक्टर के बड़े सूरमा के लिए झुककर रास्ता बनाती है। झारखंड सरकार का यह नियम था कि अगर कोई पावर प्लांट वहां लगता है तो बिजली जो वहां प्रोड्यूस होगी उसका 25% सस्ते दर पर उस पावर प्लांट को झारखंड को देना होगा। लेकिन अडानी साहब के दबाव में झारखंड के सीएम और अधिकारियों को झुकना पड़ा और इस नियम को बदल दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत सरकार के 2 दर्जन से ज्यादा पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के साथ साथ अडानी ग्रुप के कर्मचारियों और बहुत से एक्सपर्ट से भी बात की है। सरकारी और गैर सरकारी सैकड़ों पन्नों के साथ साथ पावर परचेज एग्रीमेंट के गोपनीय दस्तावेजों की वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स ने गहन पड़ताल की है। महीनों की खोज पड़ताल के बाद वॉशिंगटन पोस्ट को पता चला कि भारतीय अधिकारियों ने कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है, जबकि इससे भारत को कोई आर्थिक फायदा नहीं है। एक तरह से इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय अधिकारी मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के प्रभाव में काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, मैंने प्रिंट आउट निकाला है, झारखंड के पावर प्लांट की जमीन खुद मोदी ने तैयार की। जब 2015 में मोदी ने बांग्लादेश का सरकारी दौरा किया था, बहुत चर्चित दौरा, साथ में एक लाइन लिखी गई है, इट वॉज पार्ट ऑफ ए लार्जर पैटर्न। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के बांग्लादेश विजिट के बाद वहां की पावर अथॉरिटी ने अडानी के साथ $1.7 बिलियन में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का एक समझौता किया। सुनते जाइए। भारत बांग्लादेश की सीमा से 60 किलोमीटर दूर झारखंड के गोड्डा जिले के गांव को इसके लिए चुना गया। उस समय माना गया कि यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। माहौल ऐसा ही बना था उस समय। मोदी सरकार के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारतीय बिजनेस को पड़ोसी देशों में फैलाने का एक माध्यम कहा गया। इसी तरह से प्रचारित भी हुआ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने वहां के पावर सेक्टर में
भारतीय कंपनियों को मौका देने की बात की, इसमें जिक्र है इसका। और इस तरह से अडानी की बांग्लादेश के पावर सेक्टर में एंट्री हो गई मोदी और वहां के पीएम के बीच बातचीत के बाद। मतलब मोदी जी की वजह से अडानी को बांग्लादेश से यह पावर प्रोजेक्ट मिला। कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनिए। वाशिंगटन पोस्ट ने पावर परचेज एग्रीमेंट के 163 पन्नों के गोपनीय दस्तावेज को एनर्जी सेक्टर के 3 विश्लेषकों से आकलन करवाया और इस नतीजे पर पहुंचा कि गोड्डा पावर प्लांट की यह डील किसी भी तरह से बांग्लादेश के लिए भी फायदेमंद नहीं है। अब इसी से आप समझिए कि भारत की सरजमी पर झारखंड में अडानी का जो पावर प्रोजेक्ट लगभग बनकर तैयार है, उसे हमारे देश में किसी को 1 मेगावाट की बिजली नहीं मिलने वाली है। जिस बांग्लादेश को बिजली देने के लिए डील हुई है, वहां बिजली पहले से सरप्लस है और उनके लिए भी यह बिजली जरूरत से ज्यादा महंगी है। तो इसमें फायदा किसका है? बहुत बड़ी डील है, सिर्फ और सिर्फ अडानी साहब का फायदा है। समझ में आ रहा है कुछ? तब भी यही प्रचारित किया गया था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पीएम मोदी पड़ोसी देशों में भारतीय कंपनियों को काम दिलाने की पहल कर रहे हैं। अच्छी बात, किसी को भी लगेगा कि यह तो अच्छा है, भारतीय कंपनियां पड़ोसी देशों में विस्तार करेगी। लेकिन इस अच्छी बात के पीछे अडानी को ठेके और धंधे दिलाने की भी बात है, जो आपको न तो कोई बताएगा, कोई मीडिया तो बताएगा ही नहीं, और ना आपको पता चलेगा जब तक ऐसी रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी नहीं। तो ये वाशिंगटन पोस्ट और ऐसे कुछ अखबार हैं जो ये सब छाप देते हैं। वैसे जिन भारतीय पत्रकारों ने 2017 में अडानी के इस खेल की खबर छापी थी, वो जेल जाते जाते बचे थे। अडानी ने उन पर इतने मुकदमे ठोक दिए थे कि नौकरी तक गंवानी पड़ी थी। यही वजह है कि वाशिंगटन पोस्ट भी अगर ऐसी कोई खबर छापता है तो भी यहां के मीडिया में उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। यह दौर अगर 2014 के पहले का होता तो वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के बाद कई दिनों तक चैनलों पर बवाल होता, बहसें होती, सरकार की घेराबंदी होती, प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते, सरकार का जीना हराम हो जाता। लेकिन यह दौर मोदी जी और अडानी जी का है और किसी की क्या मजाल कि इस रिपोर्ट पर चर्चा कर ले। क्या पता कल मुझ पर भी कोई मुकदमा हो जाए। इसलिए मैं बार बार पहले ही कह रहा हूं कि मैं जो भी बता रहा हूं तथ्य, बीच बीच में मेरे कमेंट जरूर है, ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो भी बता रहा हूं उस वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के हवाले से। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब एक सीनियर अधिकारी ने अडानी को सस्ते में कोल सप्लाई करने पर एतराज किया तो मोदी सरकार की तरफ से उसे पद से हटा दिया गया। गोड्डा के एक स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में अडानी के पावर स्टेशन बनाए जाने के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की तो उसे 6 महीने के लिए जेल भिजवा दिया गया। गांव के स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो पुलिस या ताकत का जमकर इस्तेमाल हुआ। यह शुरुआती दिनों की बात है जब अडानी वहां जमीनें ले रहे थे अपने पावर प्रोजेक्ट के लिए, और तब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। सुनते जाइए कि झारखंड में अडानी के पावर प्रोजेक्ट के रास्ते की अड़चनें हटाने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया, ताकि आपको पता चले कि देश में हो क्या रहा है। और मीडिया में, जिस मीडिया को, जिन चैनलों को आप दिन रात देखते हैं, उनमें छिपाया क्या जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेजों और अधिकारियों से बातचीत के बाद कहा जा सकता है कि कम से कम 3 ऐसे मौकों पर यह पता चलता है कि जब कोयले से जुड़े अडानी के कारोबार की मदद के लिए कायदे कानूनों को लचीला बना दिया गया, उसमें फेरबदल किया गया ताकि अडानी का कम से कम $1 बिलियन का फायदा हो सके, या उस फेरबदल से अडानी का $1 बिलियन का फायदा हुआ। वाशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में मोदी सरकार को सवालों की लिस्ट भेजकर जवाब भी मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश अपने यहां बिजली की बल्क सप्लाई के लिए जो भुगतान पहले से कर रहा है, उससे 5 गुनी ज्यादा कीमत पर अडानी से वो बिजली खरीदेगा। बांग्लादेश में बहुत से लोग अडानी की महंगी बिजली और महंगे कोयले पर सवाल उठाए, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। कुछ अखबारों में यह खबर छपने भी लगी, तरह तरह की छिटपुट खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या यह आप तक पहुंच रही है कि गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी की मेहरबानी से इतनी बड़ी डील हो गई थी या हो गई है?
ऐसी डील जिसमें सिर्फ और सिर्फ अडानी को फायदा है। सवाल वहां यह भी उठ रहे हैं कि ऐसे समय में जब पावर के लिए कोल एनर्जी के विकल्प खोजे जा रहे हैं, तब अडानी के प्रोजेक्ट को, कोल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों दी गई, जबकि बांग्लादेश ने जरूरत से ज्यादा बिजली आपूर्ति को देखते हुए 18 कोल प्लांट्स जो पहले से अप्रूव थे, उनमें से 10 को 2021 में कैंसिल कर दिया था। फिर भी अडानी के पावर प्रोजेक्ट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चालू है। यह अलग बात है कि पावर आपूर्ति का काम शुरू होने में देर हो रही है। बांग्लादेश के पावर रेगुलेटर बॉडी के पूर्व डीजी बीडी रहमतुल्लाह के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है इसी रिपोर्ट में कि शेख हसीना अडानी से महंगी डील को भी रद्द करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकती, बकौल रहमतुल्लाह, कि वो जानती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि अगर मैंने अडानी को फायदा पहुंचाया तो मोदी जी हैप्पी रहेंगे। इन्वर्टेड कोमा में जो उनके बयान है वही मैं आपको बता रहा हूं। बीडी रहमतुल्लाह के इस बयान पर वाशिंगटन पोस्ट ने शेख हसीना और वहां की सरकार का जवाब जानने की कोशिश की, जो इन लोगों का तरीका होता है, इंटरनेशनल मीडिया खास तौर से, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैसे अडानी के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए झारखंड के तत्कालीन सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास की तरफ से सारी अड़चनें दूर की गई। केंद्र सरकार ने भी पूरा जोर लगा दिया ताकि अडानी के पावर प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई बाधा ना आए, चाहे इसके लिए नियम कानून तक बदलना पड़े। और क्या क्या बदला गया, सुनिए गौर से। आपको लगेगा मामला गोड्डा का है, लेकिन मामला गंभीर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जब अडानी को इस प्रोजेक्ट के लिए हर तरह की अनुमति मिल गई, तब उसी साल फरवरी में अडानी ने गोड्डा की साइट के लिए एसईजेड बनाने के लिए आवेदन दिया, जबकि उससे पहले कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 2016 में यह नियम बना दिया था कि कोई भी एक सिंगल पावर प्लांट के लिए कोई अगर कहीं बन रहा है, उसे टैक्स फ्री जोन नहीं बनाया जा सकता है। इसी नियम का हवाला दिया और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अडानी के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अडानी तो अडानी, कोई मंत्रालय उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दे, यह कैसे हो सकता है? जिस प्रस्ताव से अडानी को फायदा होने वाला है और उस प्रस्ताव को मंत्रालय रिजेक्ट कर दे, मोदी जी के रहते। 1 महीने बाद ही कॉमर्स मंत्रालय ने अपना फैसला बदलकर अडानी को फायदा पहुंचाने का रास्ता तैयार कर दिया। विस्तार से इसमें वो भी है। तत्कालीन कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु के निर्देश पर यह तर्क दिया गया और यह तर्क देकर एसईजेड को मंजूरी दी गई कि अडानी एनर्जी सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, देश हित में, भारत हित में काम कर रहे हैं, इसलिए गोड्डा के साइट को टैक्स फ्री जोन बनाया जा सकता है, और बना दिया गया। मतलब अडानी के लिए कुछ भी मुमकिन है। नियम कायदा सब ताक पर रख दिया जाता है अगर गुजरात के अडानी साहब के हितों की बात आती है। समझे कि नहीं? आप नहीं समझे तो समझते जाइए और देखिए कि बीते सालों में अडानी को आसमान तक पहुंचाने के लिए, हालांकि अभी बहुत लुढ़क कर नीचे आ गए हैं, कितने खेल हुए। आपको लगता है कि अडानी साहब ऐसे ही दिन रात मेहनत करते हुए 8 साल में अमीरों के अमीर हो गए? ऐसे ही कुछ तो खास बात है। वाशिंगटन पोस्ट के आकलन के मुताबिक टैक्स फ्री जोन बनाने के सिर्फ एक फैसले से कोल इंपोर्ट पर अडानी को $35 मिलियन का सालाना फायदा होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि वाशिंगटन पोस्ट ने आरटीआई दाखिल करके एक जवाब मांगा कॉमर्स मिनिस्ट्री से कि अडानी की साइट को एसईजेड के लिए कैसे अप्रूव किया गया। अगर पहले नियम कुछ और था तो 6 महीने बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तब वाशिंगटन पोस्ट ने पूर्व वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु से लेकर झारखंड के बीजेपी नेताओं, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी, सबसे जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन सबने मौन साध लिया, कोई जवाब नहीं मिला। इसी रिपोर्ट में यह खुलासा भी किया गया है कि 2015 में जब अडानी ग्रुप की तरफ से डिस्काउंटेड रेट पर कोल इंडिया से कोयले की मांग की गई और तत्कालीन कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप ने एथिकल ग्राउंड पर ऐसा फैसला करने से इनकार कर दिया, तो मोदी के सचिवालय की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। अनिल स्वरूप ने फिर भी सस्ते रूप में जब कोयला देने को मना किया या असमर्थता जताई, तो उन्हें कोल सेक्रेटरी के पद से हटाकर शिक्षा मंत्रालय में भेज दिया गया। यह अनिल स्वरूप ने एक इंटरव्यू में कहा है। इसके कुछ ही दिन बाद
मोदी कैबिनेट ने नियमों में बदलाव करके कोल इंडिया को सस्ते दर पर प्राइवेट प्लेयर्स को कोयला बेचने की अनुमति दे दी। मतलब बदल गई कहानी। 9 पन्ने की इस लंबी रिपोर्ट में कई मीटिंग्स का जिक्र है, कई फाइलों और फैसलों का जिक्र है, गोड्डा के स्थानीय लोगों की जो नाराजगी थी, प्रदूषण को लेकर जो चिंता थी, जो विरोध था, उसका जिक्र है। उस विरोध को कुचलने के लिए पुलिसिया लाठी और टीयर गैस का जिक्र है, प्रशासन की ताकत के इस्तेमाल का जिक्र है। गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी की झारखंड के सीएम रघुवर दास के साथ उस मीटिंग का भी जिक्र है, जिसके बाद सीएम ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था, जो भी करना पड़े करो, लेकिन यह काम अडानी साहब का रुकना नहीं चाहिए। रिपोर्ट में यह सब लिखा है। रिपोर्ट का दावा है कि इसी मीटिंग के बाद झारखंड सरकार ने 25% बिजली मिलने वाले नियम को बदल दिया, वही नियम जिसका जिक्र शुरू में किया मैंने। इसमें गोड्डा के प्रोजेक्ट और अडानी की कथित ग्रोथ स्टोरी के बारे में इतने खुलासे हैं कि आपको ये, अगर आप पढ़ेंगे तो सनसनीखेज थ्रिलर की तरह लगेगा। पढ़ना तो आप शुरू करिए, गूगल सर्च कीजिए, टाइप कीजिए अडानी, वाशिंगटन पोस्ट, मोदी, तो ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। थोड़ी लंबी है, धैर्य से पढ़िए। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि अडानी ने कैसे उन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे किए जिन्होंने एसईजेड के नाम पर अडानी को मिलने वाले टैक्स छूट पर खबरें छापी थी। इसमें परंजय गुहा ठकुराता, अबीर दास गुप्ता से लेकर रवि नायर तक के नाम है और इन पत्रकारों की गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई थी। अभी भी मानहानि का मुकदमा चल रहा है, 500 करोड़ की मानहानि, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था। और उसके बाद उनकी जुबान बंद है क्योंकि गैग ऑर्डर है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज की तारीख में अडानी ग्रुप के पास 8 एयरपोर्ट है, 13 सी पोर्ट है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हालांकि सार्वजनिक तथ्य है, कोई नई बात नहीं है। 8 एयरपोर्ट, 13 सी पोर्ट। अडानी ग्रुप ने बहुत तेजी से अगर कई सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया, मीडिया, डिफेंस, सीमेंट्स, पावर से लेकर तमाम सेक्टर में कामयाबी हासिल करते हुए उनका नेटवर्थ $9 बिलियन से अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले तक $127 बिलियन तक हो गया, तो कुछ तो बात है। बावजूद इसके अडानी ग्रुप का 60% रेवेन्यू कोयले से जुड़े कारोबार से आता है। अडानी के बिजनेस दायरे में 4 कोल पावर प्लांट, 18 कोल माइंस और कोल ट्रेडिंग ऑपरेशंस है। अडानी ग्रुप के कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक पूर्व प्रेसिडेंट हरिहरन ने वाशिंगटन पोस्ट को कहा था, बड़ा दिलचस्प है स्टेटमेंट, इफ ही फॉल्स ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप टू सेव हिम। अगर वो गिरेंगे, कुछ ऐसा होगा, तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा बने बचाने के लिए। और बीते 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन मास्क बनकर कितने मंत्री और कितने महकमे सामने आ गए। वित्त मंत्री का बयान कि अडानी समूह के संकट से अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, सब चंगा है। एलआईसी और बैंकों का निवेश सुरक्षित है। कई मंत्रियों ने भी बयान देकर बता दिया है कि एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ चंगा है। वित्त सचिव ने परसों एक पीटीआई को बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो अडानी वाला ये सब जो भी मामला है, चाय के प्याले में उठे तूफान से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ है ही नहीं। अरे चाय में तूफान जैसे पीते हैं, थोड़ा चाय उछल गई, थोड़ा क्या हो गया उससे। तो इतने तरीके से इस मामले को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, क्या ऐसा ही है? सोचिएगा। इस बीच एक और झटके वाली खबर आई है। बांग्लादेश सरकार ने अडानी पावर को चिट्ठी लिखकर बिजली आयात के लिए हुए समझौते में संशोधन की मांग की है। यह एक बड़ा झटका होने वाला है अगर ऐसा हुआ तो। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि कोयले की कीमत पर हमें एतराज है और हम एक बार फिर नए सिरे से बात करना चाहते हैं। जो समझौता 2017 में हुआ, जिसके मुताबिक झारखंड के गोड्डा में अडानी ग्रुप 1600 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगा रहा है, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया इतनी लंबी कहानी में। अब बिजली की कीमत को लेकर, कोयले की कीमत को लेकर बांग्लादेश सरकार की तरफ से एतराज जताया गया और यह कहा गया कि बिजली बनाने के लिए अडानी ग्रुप चूंकि विदेश से कोयला आयात कर रहा है और इसी कोयले की कीमत को लेकर उनका कहना है कि हम इससे कम कीमत में बाकी जगह से कोयला ले रहे हैं अगर, तो फिर यह हमारे लिए महंगा है। बांग्लादेश के ऊर्जा मंत्री नसरुल हामिद के हवाले से, रॉयटर के हवाले से खबर आई कि हमने कोयले की कीमत घटाने की मांग की है। वैसे आज हिंदू अखबार में भी एक खबर छपी है कि अडानी ग्रुप बांग्लादेश से $400 प्रति टन के हिसाब से कोयले की कीमत ले रहा है,
जबकि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड दूसरे जो अपने उस देश में जो दूसरे थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए $250 प्रति टन के हिसाब से कोयला खरीद रहा है। मतलब $150 से ज्यादा महंगा अडानी ग्रुप दे रहा है। कहा जा रहा है इसी बात को लेकर अब सरकार ने अडानी से कीमत कम करने को कहा है, बांग्लादेश सरकार ने। इस बीच भारत सरकार की तरफ से भी बयान है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि यह संकट जब कल सोमवार को जब फिर बाजार खुलेगा तो देखना होगा कि अडानी की शेयरों की कीमतों पर कल कितना फर्क पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो का मेरा मकसद था, हालांकि वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से पूरी रिपोर्ट तो बता दी है, खतरा भी है कि मुझे भी पता चला कोई नोटिस आ गया 200-600 करोड़ का मानहानि का, तो पता नहीं क्या होगा। तो उससे बेहतर है मैं कहूँगा भाई जेल ही भेज दो, पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो लेकिन फिलहाल जो भी है ये वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से है और इसमें बार बार ये कहा गया है कि जितने भी संबंधित महकमे हैं, विभाग हैं, मंत्रालय हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, अडानी का दफ्तर है, हर जगह बार बार चिट्ठी लिखकर या जो कम्युनिकेशन के लिए उनका पक्ष जानने की कोशिश होती है वो सब करके कन्वे करके उनसे जवाब मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो इनके इन्वेस्टिगेशन से जो उन्हें पता चला ये रिपोर्ट की शक्ल में वाशिंगटन पोस्ट में छपा। और जो शुरू में मैंने कहा 9 दिसंबर 2022 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी को, उससे 1.5 महीना से भी ज्यादा पहले मान लीजिए, 1.5 महीना लगभग पहले मान लीजिए। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, ये कहते हुए कि बहुत सारे लोग ये प्रचारित कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि कोई ग्रुप है, कोई गैंग है जो वामपंथी गैंग है जो अडानी के खिलाफ सुनियोजित साजिश कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। न तो मैं किसी गैंग का हिस्सा हूं, न मैं किसी दुष्प्रचार करने वाली किसी नैरेटिव या टूल किट का हिस्सा हूं, लेकिन अगर यह खबर है तो खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। और अगर बाजार में गिरावट है तो जो है वो दिख रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जो सवाल उठाए उन सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर हालांकि एक खास बात यह भी है कि मैंने पहली बार अडानी पर रिपोर्ट ही 24 तारीख को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, शायद 30 तारीख को अडानी का जवाब था, 29 या 30 याद नहीं आ रहा, अचानक कंफ्यूज हुआ। और मैंने उसके बाद शायद 2 फरवरी को मैंने पहली बार वीडियो बनाया, उसके पहले 2 या 4 ट्वीट किए, लेकिन फिर भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी हम लोगों के खिलाफ बनाई जा रही है। तो जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल जो सच है वो सामने तभी आएगा जब सरकार जांच के आदेश देगी। विपक्ष की मांग है जेपीसी से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करें, जैसे भी जांच करें, जांच तो होनी चाहिए क्योंकि आरोप संगीन है और निवेशकों का पैसा डूबा है, ये तथ्य सामने है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।